बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। बचपन से ही मेरे साथ अजीब मामलात थे। अम्मा मुझे कहीं जाने न देती। शादी ब्याह की तकरीबात होती या फिर किसी की फौत की, वहाँ मेरा जाना ममनू होता। ये बात पूरे खानदान में मशहूर थी कि मैं बचपन से ही किसी अजियत से गुजर रही हूँ। लोग मुझे अजीब अजीब सी नजरों से देखते। मेरी खामोश तबीयत और डरा सहमा सा अंदाज नए लोगों को ही चौंका देता था। फिर वो लोग अम्मा से पूछे बिना ना रह पाते थे कि आपकी बेटी है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन कुछ अजीब, कुछ नफसियाती सी लगती है। ये सुनकर अम्मा के चेहरे पर रंजीदगी छा जाती। फिर उस दिन मैं अपनी बहनों के साथ राबिया बाजी की शादी पर गई थी। वो हमारी सबसे बड़ी कज़न थी। मुझे भी शादी में जाने का शौक था, लेकिन अम्मा मुझे कहीं जाने ही नहीं देती थी। लेकिन उस दिन मायूं का पीला जोड़ा पहने और बालों में लंबी सी चोटी डालकर मैं भी बहनों के साथ शादी की तकरीब में चली गई। सब लड़कियां जोर जोर से तालियां बजा रही थी, गीत गा रही थी। मैं भी उनके दरमियान बड़ी खुश बैठी थी। लेकिन अचानक ही जैसे मेरी सारी खुशी धुंधली हो गई जब मैंने सोफे के पीछे खड़े उसके वजूद को देखा। वो मुसलसल मुझे गहरी आंखों से देख रहा था। उसकी आंखों की चुभन बता रही थी कि उसे मेरा यहाँ आना बहुत नागवार गुजरा है। उसकी आंखों की तपिश महसूस करके मुझसे वहां बैठा भी नहीं जा रहा था। तभी बराबर में बैठी फातिमा बाजी से मैं कहने लगी, बाजी, इस लड़के को देखो, कैसे मुझे घूर घूर कर देख रहा है। बाजी ने हैरत से इधर उधर देखा और कहने लगी, कौन सा लड़का? इस तकरीब में तो कोई लड़का है ही नहीं। चाचा ने सख्ती से मना किया है किसी भी लड़के को अंदर आने से। वो मुझे हैरत से देख रही थी, जबकि मैं हैरान सी सामने खड़े उस नौजवान को देखे जा रही थी जो बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था। तो क्या फातिमा बाजी झूठ कह रही है या फिर ये सब मेरी नजर का धोखा है? लेकिन अचानक ही वो मेरी तरफ बढ़ने लगा, फिर बिल्कुल मेरे सामने आकर बैठा। उसकी नजरों की तपिश से तो जैसे मेरा पूरा वजूद झुलसने लगा। मुझे शदीद गर्मी और घुटन का एहसास हुआ था और मैं वहीं गिरकर बेहोश हो गई। मेरा नाम खौला है। मैं बेइंतहा खूबसूरत लड़की थी। अपने गरीब खानदान के साथ एक छोटे से मोहल्ले में रहा करती थी। हम 3 बहनें और 2 हमारे छोटे भाई थे। मैं तीनों बहनों में सबसे छोटी थी और सबसे खूबसूरत भी। मैं बिल्कुल अपनी अम्मी जैसी थी। अम्मी की आंखें सुनहरी और रंगत ही बहुत गोरी चिट्टी थी, जबकि अब्बू की आंखें काली और उनकी रंगत सांवली थी। मैंने अपना नैन नक्श अपनी अम्मी से चुराया था। यही वजह थी कि पूरे खानदान में मेरी खूबसूरती मशहूर थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ बचपन में एक ऐसा हादसा पेश आ जाएगा जिसकी वजह से जवानी तक मेरी जिंदगी एक अजीब कश्मकश में मुब्तला हो जाएगी। अब्बू सब्जी का ठेला लगाते थे, जबकि अम्मी घर के काम काज के साथ सिलाई वगैरह भी कर लेती थी। जब से दोनों बड़ी बहनें जवान हुई थी, वो दोनों भी अम्मी का हाथ बटा लिया करती थीं। उन्हें अच्छी खासी सिलाई आती थी, जबकि मैं छोटी होने की वजह से अभी कुछ भी जिम्मेदारी लेने के काबिल नहीं हुई थी। मैं उस वक्त 7वीं क्लास में पढ़ रही थी जब हमारे बराबर में एक किराए का घर खाली हुआ, तो उसमें आकर नए किराएदार रहने लगे। ये किराए का घर भी अजीबोगरीब था। इसमें लगा हुआ एक पुराना पेड़ जिसे देखकर हर कोई खौफ में मुब्तला हो जाता। इसकी वजह ये थी कि इस दरख्त के अंदर से अजीबोगरीब सी आवाजें आती थी। कोई कहता कि इस दरख्त पर जिन्नात का कब्जा है, या किसी का कहना था कि ये उस दरख्त की आवाजें हैं जो बहुत पुराना है। ये शायद खुदा की तस्बीह करता है, इसलिए ये आवाजें आती हैं। गर्ज के जितने मुंह उतनी ही बातें, लेकिन इसकी सच्चाई आज तक कोई भी नहीं जान पाया था। यही वजह थी कि उस घर को किराए पर लेने वाले लोग ज्यादा दिन तक इस घर में टिक नहीं पाते थे। हम तो इस घर में आते जाते भी नहीं थे, लेकिन जब नए किराएदार आए तो उसमें रहने वाली एक लड़की जिसका नाम सुमेरा था, वो मेरी हम उम्र थी। एक दिन मैं खड़ी थी जब उसने हाथ बढ़ाकर मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो किया। वो मेरी हम उम्र थी, इसलिए उसी वक्त मेरी उससे दोस्ती हो गई। फिर वो मुझे कहने लगी कि आप मेरे घर आना, हम दोनों साथ मिलकर खेलेंगे। मैंने फौरन ही हामी भर ली थी, हालांकि जानती थी कि अम्मी मुझे हरगिज उसके घर जाने की इजाज़त नहीं देंगी। लेकिन जब मैंने अम्मी को बताया कि वो लड़की मेरी दोस्त बन गई है जिसका नाम सुमेरा है, तो अम्मी ने मुझे उसके घर जाने की इजाज़त दे दी। दोपहर के 12 बज रहे थे और आज स्कूल से भी छुट्टी थी, इसलिए मैं सुमेरा के घर चली आई। उसकी अम्मी किचन में काम कर रही थी।
जबकि उसका छोटा भाई सहन में खेल रहा था। मैं उसके साथ उस दरख्त के पास खेलने लगी। हम दोनों छुपन छुपाई खेल रहे थे। मैं एक दरख्त के पीछे छुपी थी। अचानक ही उस दरख्त के पीछे किसी ने झांक कर देखा। मैं सख्त खौफसदा हो गई थी, क्योंकि ये सुमेरा का चेहरा नहीं बल्कि किसी अजनबी का चेहरा था, जो बड़ी दिलचस्प नजरों से मुझे देख रहा था। घबरा कर जैसे ही मैं दरख्त के पीछे से सामने आई तो उसका वजूद गायब हो गया। मैं सुमेरा से कहने लगी कि अभी अभी सहन में कौन खड़ा था, तो वो हैरत से कहने लगी, कोई भी तो नहीं, मेरे और तुम्हारे अलावा यहाँ और कोई नहीं है। लेकिन मैं भला उसका चेहरा कैसे भूल सकती थी, जो बड़ा ही अजीबोगरीब था, जिसके सफेद आंखें और बिल्कुल सफेद चेहरा। मैं सिर्फ उसका चेहरा ही देख पाई थी, उसका वजूद नहीं। उस दिन मेरे दिल में इस कदर खौफ पैदा हुआ कि मैं दोबारा सुमेरा के घर नहीं गई। लेकिन वो हर रोज मेरे पास आ जाती और इसरार करती कि मैं उसके साथ चलूं और हम दोनों छुपन छुपाई खेलेंगे। लेकिन उस दिन मेरे दिल में बहुत शिद्दत से खौफ पैदा हो गया था। यही वजह थी कि मैं उसके घर नहीं जाना चाहती थी। उस दिन मैं छत पर खड़ी थी। मेरी नजरें अपनी सहेली को तलाश कर रही थी, लेकिन बजाय सहेली के अचानक ही दरख्त पर बैठा हुआ मुझे एक अजनबी वजूद दिखाई दिया। वो हाथ के इशारे से मुझे अपनी तरफ बुला रहा था। ये देखकर मैं सख्त खौफसदा हुई, पागलों की तरह सीढ़ियों से भागती हुई नीचे आ गई थी। बाजी ने जब मेरा हवास बाख्ता चेहरा देखा तो हैरान होकर कहने लगी, क्या हुआ खौला, क्या तुमने भूत देख लिया? लेकिन मैं आते ही अम्मी से लिपट गई थी। अम्मी ने हैरत से मेरे गर्म वजूद को देखा, क्योंकि मुझे एकदम से ही बुखार हो गया था। 3 रातों तक मैं बुखार में मुब्तला रही थी। अम्मी ने सख्ती से उस लड़की सुमेरा का आना हमारे घर में मना कर दिया। कहने लगी कि तुम्हारे घर जाने की वजह से मेरी बेटी बीमार हो गई है। दोनों बड़ी बहनें जानती थीं कि मुझे बचपन से ही बहुत जल्द नजर लग जाया करती थी। उनका ख्याल था कि मुझे नजर लग गई है, लेकिन मैं भला उस खौफनाक वजूद को कैसे भूल सकती थी। 2-4 दिन गुजरे थे, फिर मेरी तबीयत ठीक हो गई। उस वक्त मैं 8वीं क्लास में पढ़ रही थी, लेकिन स्कूल में मैं अब खामोश रहने लगी थी। लड़कियां हैरान थीं, जो मेरी दोस्तें थीं वो सब कहती कि पहले तो तुम इतनी हंसी मजाक करती थी, हमारे साथ खेलती थी, लेकिन अब तुम्हें क्या हुआ है? जबकि मेरे जहन में न जाने ऐसा कौन सा खौफ सवार हुआ था कि मुझे ऐसे लगता कि अभी वो कहीं न कहीं से निकलकर मेरे सामने आ जाएगा। फिर वक्त गुजरने लगा, लेकिन उसका वजूद मेरी नजरों से ओझल ना हो सका। मैंने उसके बारे में किसी को भी नहीं बताया था, लेकिन मैं अक्सर ही डरी सहमी रहा करती। जब भी कमरे में अंधेरा होता तो चीखे मारकर उठ जाया करती थी। एक दिन जब मेरी फुप्पो अब्बू से मिलने आई हुई थी, वो अपने खानदान के साथ हमारे घर आई थी। लेकिन उस दिन लाइट चली गई और पूरे घर में अंधेरे का राज था। मैं जो गहरी नींद सो रही थी, चीखे मारती हुई बेदार हुई और चिल्लाते हुए कहने लगी, अम्मी अम्मी मुझे बचाओ, वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। अम्मी कहाँ हैं आप? सब ने मेरी चीखें सुन ली थी। फुप्पो हैरत से मुझे देख रही थी। वो हैरान थी कि मुझे क्या हुआ है। अब मैं बच्ची नहीं रही थी, बल्कि कॉलेज में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। लेकिन मेरी इस हरकत की वजह से पूरे खानदान में मैं बदनाम हो गई थी। जब फुप्पो ने सबके सामने कहा कि इस लड़की पर तो असरात हैं, वो अम्मी से कहने लगी कि जमीला तुम इसे किसी मौलवी या आमिल वगैरह को क्यों नहीं दिखाती हो? अम्मी खामोश हो गई और कहने लगी, मुझे आज तक इसने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब से ये जवान हुई है तब से ही इसे न जाने क्या हुआ है। अम्मी अब परेशान रहने लगी थी। जानती थी कि आमिल और मौलवी आम लोगों को किस तरह से लूटते हैं। लेकिन फिर भी एक दिन अब्बू मुझे अपने साथ एक मौलवी साहब के पास ले गई। उसने मुझे दम किया, फिर अब्बू के कान में सरगोशी करते हुए न जाने क्या कहने लगा। मैंने देखा अब्बू के चेहरे पर परेशानी थी, लेकिन उन्होंने मेरे सामने किसी बात का जिक्र नहीं किया। अब मेरा दिल बेचैन होने लगा। लेकिन घर जाकर जब अब्बू ने अम्मी के सामने कहा कि अपनी बेटी की खास तौर पर रखवाली किया करो, क्योंकि इसके साथ गैर फितरी मामलात हो चुके हैं, ये सुनकर अम्मी के होश उड़ गए थे, जबकि बड़ी बहनें भी हैरत ज़दा थीं। अम्मी कहने लगी कि अब ये बात सबसे छुपानी पड़ेगी, वरना मेरी बड़ी बेटियों के रिश्ते में भी परेशानी हो जाएगी। मैं सर झुकाए बैठी थी। ये सब मेरी वजह से हुआ था। अम्मी कहने लगी, आखिर मेरी बेटी के साथ ये सब क्यों हुआ? क्या कसूर था इसका? अब्बू कहने लगे, मौलवी साहब ने मुझे ज्यादा तो कुछ नहीं बताया, लेकिन कह रहे थे कि ये बचपन से ही इसके साथ है।
तभी तो जवान होने के बाद वो इस पर पूरी तरह से हावी हो चुका है। अब बड़ी बाजियों के रिश्ते आ रहे थे। मैं उस वक्त 17 साल की थी। मेरी खूबसूरत आंखें और सुनहरी बाल देखकर अक्सर लोग मुझे भी पसंद कर लेते थे, लेकिन अम्मी अब्बू का ख्याल था कि बड़ी बहनों की शादी के बाद इसका मुकम्मल तौर पर इलाज करवाएंगे। इसलिए वो सब लोगों से ये बात छुपा रहे थे कि मैं एक बीमार लड़की हूँ। जब से ये बात अम्मी को पता चली थी कि मेरे साथ ये मामलात हैं, उन्होंने मेरा शादियों में जाना, किसी की मैयत पर जाना मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया था। मैं भी घर से निकलती ही नहीं थी, और तो और मैंने कॉलेज जाना भी छोड़ दिया था। लेकिन मैं अम्मी को बताना चाहती थी कि कब से मेरे साथ भी ये मामलात पेश आए हैं। जब भी उस दरख्त के पीछे छुपकर खड़ी हुई थी, तब झांका हुआ वो खौफनाक चेहरा जिसकी अजीब सी आंखों ने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो किया था। उस दिन के बाद से वो मुझे हर जगह नजर आता था। लेकिन अब्बू का ख्याल था कि अब खानदान में से कोई भी मेरा रिश्ता लेकर नहीं आएगा, क्योंकि उनकी नजरों में मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो बचपन से ही बीमार रहती हूँ, जो अजीब व गरीब हरकतें करती है। अब तो वो किराए का घर भी बंद कर दिया गया था, उससे कोई किराए पर लेने को तैयार नहीं था। लेकिन मैं ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि इस किराए के घर में मौजूद उस दरख्त के ऊपर किसी का कब्जा है, और वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक गैर फितरी मखलूक है। वो एक जिन्नात है जो इस दरख्त पर रहता है, जो मुझे भी दिखाई देता है। मैं ये बात कभी किसी को नहीं बता सकी थी। शुक्र था कि बड़ी बाजियों का रिश्ता तय हो गया था। अब घर में उनकी शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन मैंने किसी तैयारी में कोई हिस्सा नहीं लिया। अम्मी मुझे हर वक्त अपने साथ लगाए रखती। दोनों छोटे भाई अभी भी कॉलेज में पढ़ रहे थे। अब्बू अकेले ही कमाने वाले थे, लेकिन फिर भी अम्मी ने जोड़ जोड़ कर बड़ी बहनों का जहेज जमा कर लिया था। हमारे गुर्बत सदा घर में भला किसने रिश्ता भेजना था, लेकिन फिर भी अब्बू के बराबर के लोग मिल गए थे। वो अब्बू के दोस्त थे जिन्होंने बड़ी बहनों का रिश्ता दिया था। दोनों एक ही घर में रुखसत होकर जा रही थीं। अम्मी ने मेरे भी कपड़े बनाए थे, लेकिन मैं तैयार होते हुए भी डर रही थी। अम्मी मुझे समझाते हुए कहने लगी, जितना खौफ को अपने ऊपर सवार करोगी वो तुम पर हावी हो जाएगा, इसलिए अपने हर खौफ को दिल से झटक दो और बहनों की शादी की तैयारियां शुरू करो। यूं अम्मी की बात मानते हुए मैंने भी शादी की तैयारी की। मायूं में पीला जोड़ा पहनकर मैं हुस्न में परियों को भी मात दे रही थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो आज भी मुझे दिखाई देगा। इसलिए सारी लड़कियों के बीच में बैठकर मैं शादी के गीत गा रही थी। तभी एक छोटा बच्चा मेरे पास आया और कान में सरगोशी करते हुए बोला, खोला बाजी, आपको आपकी अम्मी छत पर बुला रही है। मैं हैरान हुई कि अम्मी छत पर क्या कर रही है, वो भी रात के वक्त। लेकिन अम्मी की बात सुनना भी जरूरी था, इसलिए तेज तेज कदमों से चलते हुए ऊपर छत पर जा पहुंची। ऊपर एक छोटा कमरा बना था जो गैर जरूरी सामान के लिए मुख्तस था। उसी के अंदर से अम्मी की आवाज आई थी, खोला, यहाँ आओ मेरे पास। मैं जैसे ही उस कमरे में गई, अचानक ही कमरे का दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद हुआ था। कमरे में छाया घुप अंधेरा और मेरा घुटता हुआ सांस। मुझे शदीद तंगी का एहसास हो रहा था। अम्मी यहाँ कहीं भी नहीं थी, लेकिन अंधेरे में चमकता हुआ किसी का साया जो सीधा दीवार से मेरी तरफ आ रहा था। उस लंबे चौड़े वजूद को देखकर मैं चीखना चाहती थी, यहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे मेरे कदम जमीन में जकड़ लिए हों। वो जो कोई भी था धीरे धीरे मेरे करीब आ रहा था। अचानक ही वो मुझे नजर आने लगा। देखते ही देखते उसने एक इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली थी। वो मुस्कुराती नजरों से मुझे देख रहा था। उसकी खूबसूरत आंखों की चमक मेरे वजूद पर पड़ रही थी। फिर वो कान में सरगोशी करते हुए कहने लगा, तुम सिर्फ मेरी हो, याद रखना ये सारा सिंगार मेरी खातिर है, इसलिए तुम किसी इंसान की नहीं हो सकती। ये कहने के साथ ही वो मेरे सामने से गायब हो गया, जबकि मैं वहीं पर बेहोश होकर गिर गई थी, क्योंकि वो दरवाजा अंदर से बंद कर दिया गया था। मैं नहीं जानती थी कि किसने किस तरह दरवाजा खोला, लेकिन मुझे पूरे 2 दिन के बाद होश आया था, जबकि बड़ी बहनों की रुखसती भी हो गई थी। जब होश आया तो मैं खुद को इंतहाई कमजोर महसूस कर रही थी। अब्बू अम्मी इंतहाई परेशान थे। अम्मी कहने लगी, आप किसी मौलवी आमिल वगैरह का पता क्यों नहीं लगाते? आखिर मेरी बच्ची को क्या हुआ है? ये तो बात बचपन से ही तय है कि इस पर किसी जिन्नात का साया है जो सिर्फ इसे दिखाई देता है, इसे परेशान करता है और इसकी पूरी जिंदगी का सवाल है। शादी में कितना बड़ा तमाशा खड़ा हो गया। अब देखो
پورے خاندان کو یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ میری بچی آسیب زدہ لڑکی ہے۔ امی کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں خود کو انتہائی بے بس محسوس کر رہی تھی۔ بے اختیار مجھے اسی کی شکل یاد آئی تھی جس کے خوف سے میں بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ تو کیا وہ کوئی جنات ہیں؟ بار بار میرے ذہن میں یہ بھی سوال اٹھ رہے تھے، میری آنے والی زندگی میں کیا ہوگا؟ اب میں لوگوں کا سامنا کس طرح سے کروں گی؟ میں چاہ رہی تھی کہ میں کسی دیوار میں پیوست ہو جاؤں یا پھر زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں لوگوں کا سامنا کرنے سے گھبرا رہی تھی، لیکن اب وہ دوسرے دن ایک عامل کا پتہ کر کے آئے تھے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے، لیکن میں نے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ میں کہیں پر بھی جانا نہیں چاہتی تھی۔ ایسے لگتا جیسے جہاں بھی جاؤں گی وہ میرے پیچھے پیچھے آ جائے گا۔ لیکن اس دن امی ابو زبردستی مجھے اس عامل بابا کے پاس لے گئے تھے۔ عامل نے میری آنکھوں میں دیکھا اور کہنے لگا، آپ کی بچی کو بچپن سے ہی کسی جنات کا سایہ ہے۔ ایک نوجوان جنسات ہے جو اس پر عاشق ہو گیا تھا، اس کی سنہری آنکھوں پر۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی امی ابو کو بتا دیا تھا۔ ابو حیران تھے، کہنے لگے، میری بچی تو کہیں آتی جاتی بھی نہیں، پھر اس کے ساتھ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ عامل بابا کہنے لگا، یہ سب تم اپنی بیٹی سے پوچھو، یہ سب جانتی ہے۔ کیا تم نے اپنے ماں باپ کو کچھ نہیں بتایا؟ اب عامل مجھ سے سوال کر رہا تھا، جبکہ میں نظریں جھکا کر خاموش ہو گئی۔ اب امی ابو مجھے گھر لے آئے تھے کیونکہ عامل بابا نے مجھے جمعرات کو بلوایا تھا، وہ بھی اپنے آستانے پر۔ امی مجھ سے پوچھ کر تھک گئی کہ میرے ساتھ یہ سب کب سے ہو رہا ہے، وہ کب سے مجھے دکھائی دیتا ہے۔ میں بھی پھٹ پڑی تھی، پھر روتے ہوئے کہنے لگی، امی بچپن سے ہی وہ میرے سامنے آتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میں نے کبھی بھی کسی کو یہ بات نہیں بتائی۔ دراصل آپ کو وہ میری سہیلی یاد ہے نا، سمیرا، جس کے ساتھ میری دوستی تھی؟ ایک دن دوپہر کے 12 بجے میں اس کے ساتھ کھیل رہی تھی جب وہ پہلی بار میرے سامنے آیا۔ وہ برابر کرائے کے گھر میں موجود اس درخت پر رہتا ہے۔ امی ڈرتے ڈرتے پوچھنے لگی، کیا وہ بہت خوفناک ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور امی سے کہنے لگی، نہیں، وہ ایسا ہی نظر آتا ہے جیسے عام طور پر انسان ہوتے ہیں۔ امی، میں نہیں چاہتی کہ وہ ہر جگہ میرے سامنے کیوں آ جاتا ہے؟ آخر میرا قصور کیا ہے؟ میں سخت خوف کا شکار ہوتے امی کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ امی نے مجھے خود سے لپٹا لیا تھا، پھر بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی، آ لینے دیں اس مالک مکان کو۔ میں کہتی ہوں کہ یا تو اس درخت کو کٹوا کر اس جنات کا سایہ یہاں سے بھگا دے، یا پھر ہم خود ہی یہ گھر چھوڑ دیتے ہیں۔ امی بڑی پریشان تھی، لیکن ابو کہنے لگے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اگر اس مخلوق میں ہماری بیٹی کو کوئی نقصان پہنچانا ہوتا تو بچپن سے ہی وہ اس سے کچھ نہ کچھ کر دیتا، لیکن ایسے لگتا ہے کہ وہ صرف اس پر حاوی ہونا چاہتا ہے۔ یہ بات تو میں بھی جانتی تھی، کیونکہ وہ یہ بات بچپن سے ہی مجھ سے کرتا آیا تھا کہ میں کسی انسان کی نہیں بلکہ اس کی ہوں۔ پھر اس رات میں سو رہی تھی جب مجھے ایسے لگا جیسے کوئی میرے کان میں سرگوشی کر رہا ہو۔ میں نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول کر دیکھا اور پھر مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ مجھ سے اگلا سانس لینا بھی دشوار ہو گیا تھا جب میں نے 2 غصے بھری سفید آنکھیں اندھیرے میں چمکتی ہوئی دیکھی۔ پھر وہ غصے سے کہنے لگا، کیوں گئی تھی تم اس عامل کے پاس؟ خود کو مجھ سے جدا کرنا چاہتی ہو؟ یہ صرف تمہارا خواب ہوگا اور کچھ نہیں۔ میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں کروں گا۔ اس کی آواز میں جو تکلیف تھی، اس تکلیف کو محسوس کر کے میری روح تک کام گئی تھی۔ آئندہ کبھی اس عامل کے پاس نہ جانا۔ مجھے دھمکاتا وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا تھا۔ اس پوری رات میں سو نہ سکی تھی۔ اب میں قدرے چپ چپ سی رہنے لگی تھی، لیکن جیسے ہی جمعرات آئی، امی کہنے لگیں کہ آج تمہیں عامل بابا کے آستانے پر چلنا ہے، لیکن میں نے جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ امی ابو زبردستی کرنے لگے تو میں نے خود کو کمرے میں بند کر دیا۔ میں اس جنسات سے سخت خوفزدہ تھی جو بچپن سے ہی میرے پیچھے تھا۔ اس دن لاکھ کوششوں کے باوجود بھی امی ابو مجھے عامل بابا کے آستانے پر لے جانے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ امی مجھ سے سخت ناراض تھی، لیکن میں بے بسی سے اندر کمرے میں رو رہی تھی۔ پھر یوں ہی روتے روتے میں سو گئی، لیکن جیسے ہی رات ہوئی تو کوئی دھیرے دھیرے میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ کسی کی سخت انگلی کا لمس میں نے اپنے جسم پر محسوس کیا تھا۔ ایک دم سے ہی آنکھیں کھول کر دیکھا تو جیسے میرا خون خشک ہو گیا۔ وہ بالکل میرے قریب بیٹھا مسکراتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، پھر کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، تم نے میری بات مان کر بہت اچھا کیا، شاباش، ایسے ہی مجھے خوش کرتی رہنا،
देखना तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। मेरे हलक से आवाज तक नहीं निकल सकी थी। जब वो मेरे सामने होता तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाती थी। काफी देर तक वो मेरे सामने बैठा रहा और मैं शदीद घुटन और खौफ महसूस करती बिल्कुल खामोश बैठी थी। अचानक ही अम्मी की आवाज आई तो मैं उछल पड़ी। क्या हुआ खौला, रात के 12 बजे ऐसे क्यों बैठी हो? मैंने मुड़कर देखा, अम्मी हैरत से मुझे देख रही थी। एकदम से ही वो जिनसार मेरे सामने से गायब हो गया। अम्मी के आते ही वो चला गया था, जबकि मैं पागलों की तरह बिखरे बालों के साथ चारपाई पर बैठी थी। अम्मी ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। फिर अम्मी मुझे कहने लगी, तुम तो आमिल बाबा के पास नहीं गई, लेकिन मैं उनके पास गई थी। उन्होंने मुझे कहा है कि हम तुम्हारी शादी कर देंगे तो वो जिनसात खुद ब खुद तुम्हारा पीछा छोड़ देगा। ये सुनकर मारे खौफ के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं अम्मी की मिन्नतें करते हुए कहने लगी, अम्मी मुझे शादी नहीं करनी, ऐसा सोचना भी मत, वो ऐसा होने नहीं देगा। उसका कहना है कि मैं सिर्फ उसी की हूँ, मैं किसी इंसान की नहीं हो सकती, मैं सिर्फ उसी की दुल्हन बनूंगी। मैं अजीब बहकी बहकी बातें कर रही थी। अम्मी अब्बू ने मेरी एक ना मानी और मेरे लिए रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। मैं बहुत खौफजदा थी। फिर उस दिन कुछ लोग मुझे देखने आए। मैं नजरें झुकाए उनके सामने बैठी थी, लेकिन अचानक ही सीढ़ियों के कोने पर खड़ा हुआ वो जिनसात मुझे दिखाई देने लगा। वो मुझे गुस्से से देख रहा था। मेरी रंगत खौफ से पीली पड़ने लगी। अम्मी ने मेरी हालत देख ली थी, तभी कान में सरगोशी करते हुए कहने लगी, तुम कमरे में जाओ। यूं मेरी और अम्मी अब्बू की इज्जत बच गई थी, वरना उस दिन मेहमानों के सामने ही मैं अजीबोगरीब हरकतें करने लग जाती। वो बिल्कुल खैर लोग थे, मेरे माजी के बारे में नहीं जानते थे। अब्बू ही उन्हें लेकर आए थे। उन्होंने मुझे पसंद करके रिश्ता पक्का कर दिया था। अम्मी अब्बू जाकर लड़के को देख आए। लड़का भी उन्हें बहुत पसंद आया था। अम्मी ने तस्वीर मुझे भी दिखाई, लेकिन मैंने उस पर नजर भी नहीं डाली थी। लेकिन जैसे ही रात होती तो वो मुझे अपने इर्द गिर्द दिखाई देता। वो अब कोई बात भी नहीं करता था, बस मुझे गुस्से से घूरता रहता। उसके खौफ से कांपती रहती, न जाने वो मेरे साथ क्या सलूक करेगा। उसका कहना था कि मैं शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं सिर्फ उसी की हूँ, मुझ पर कोई इंसान हुकूमत नहीं कर सकता। मुझ पर वो जिनसात आशिक था। फिर घर में शादी की तैयारियां होने लगी, लेकिन मेरी हालत अजीब थी। मैं हद से ज्यादा चुप रहने लगी थी। अम्मी मुझे देख देख कर परेशान थी। बड़ी बहनें भी शादी की वजह से आई थी। उनके भी औलाद ने जन्म ले लिया था, इसलिए वो अपने घर में मसरूफ हो गई थी। बड़ी बाजी कहने लगी, पहले इसकी तबीयत तो ठीक हो जाती, इसका इलाज करवाते हैं, फिर शादी करते। आप लोगों ने इस पर जुल्म किया है। अम्मी अब्बू कहने लगे, ऐसा करने के लिए हमें उस आमिल ने कहा था। शादी के बाद इस पर जो जिन्नात का साया है वो खुद ब खुद इसका पीछा छोड़ देगा। लेकिन मुझे यकीन नहीं था। ऐसे लग रहा था जैसे मैं किसी इंसान को धोखा देने जा रही हूँ जो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानता। फिर दुल्हन के लाल जोड़े में मैं किसी और की बीवी बन चुकी थी। लेकिन जिस वक्त निकाह के लिए हाँ करने लगी, अचानक ही सामने बैठे दुल्हे की शक्ल मेरी आंखों के सामने से धुंधला गई। उसकी जगह मुझे वही बैठा नजर आने लगा जो आग बगोला नजरों से मुझे देख रहा था। रुखसती से पहले ही मैं गिरकर बेहोश हो गई थी। बड़ी मुश्किल से होश में आई। फिर मेरी रुखसती हुई और मैं अपने ससुराल आ गई। अब मेरी नई जिंदगी का आगाज हो गया था। सुहाग रात में मैं सख्त खौफजदा थी। जब थोड़ी देर बाद मेरा शौहर कमरे में आया, वो मेरी खूबसूरती की तारीफ कर रहा था। मैं सर झुकाए बैठी थी जब अचानक ही मैंने अपना चेहरा ऊपर किया। सामने लगे शीशे में कोई अक्स उभरा था। ऐसे लगा कि वो मेरे पीछे ही मौजूद है, आग बरसाती नजरों से मुझे देखता हुआ। मैंने खौफजदा होकर पीछे पलट कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मेरा शौहर बड़ा हैरान था। कहने लगा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने सर झुका दिया था। फिर वो कहने लगा कि मैंने आपको एक तस्वीर में ही पसंद कर लिया था, आप बहुत खूबसूरत हैं। वो एक नर्म मिजाज शख्स था। न जाने क्यों मुझे अच्छा लगने लगा। पहली बार कोई इंसान मुझे अच्छा लगा था। लेकिन जैसे ही वो मेरे करीब आने लगा, अचानक ही अंधेरे में एक काला सा साया मुझे दिखाई देने लगा। मैं हैरान थी कि ये क्या है। मैं डर कर पीछे हटी थी। मेरा शौहर हैरान था कि मैं बार बार अजीबोगरीब हरकतें क्यों कर रही हूँ। वो पूरी रात मेरी डरते डरते गुजरी। मेरा शौहर मुझसे खफा तो नहीं था, लेकिन उसके दिल में बहुत से वहम पैदा हो गए थे। मैं वलीमे के बाद अपने घर आ गई थी। अम्मी बार बार मुझसे पूछ रही थी कि वहाँ खैरियत रही, अजीबोगरीब बात तो नहीं हुई।
मैं अब उन्हें क्या बताती कि मेरे शौहर के दिल में शक पैदा हो गया है। फिर जैसे ही वापस मैं अपने ससुराल गई, दूसरी रात ही मेरा शौहर मुझसे पूछने लगा कि मेरे साथ क्या मसला है। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी आंखों में एक खौफ की कैफियत है, क्या तुम किसी बीमारी में मुब्तला हो? मैंने नफी में सर हिलाया। मेरी आंखों में न जाने क्यों आंसू आ गए थे। दर हकीकत ये बात थी कि मैं अपने शौहर को दूर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जिंदगी में कोई मुझे पहली बार दिल से अच्छा लगने लगा था, इसलिए मैं उन्हें हकीकत बता देना चाहती थी। फिर वो कहने लगा, देखो जो भी बात है वो मुझे बताओ, हो सकता है कि मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर सकूं। वैसे भी घर वाले तुम्हारे बारे में अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। ये बात सुनकर मैं डर गई और उनसे कहने लगी कि कैसी बात? तो वो कहने लगा कि उन्हें शक है कि तुम पर किसी चीज का साया है, तुम्हारी आंखें हर वक्त लाल रहती हैं, इसकी क्या वजह है? अब मैं उन्हें हर बात बता देना चाहती थी, इसके सिवा मेरे पास कोई हल नहीं था। इसलिए मैं उन्हें बताने लगी कि हाँ, वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, सच में ही मुझ पर एक जिन्नात का साया है। वो हैरान रह गए थे, कहने लगे, क्या तुम मजाक कर रही हो? मैं सर झुकाकर कहने लगी, मैं मजाक नहीं कर रही, यही हकीकत है और आपको मुझे ऐसे ही तस्लीम करना पड़ेगा। फिर मैंने शुरू से लेकर आखिर तक उन्हें सारी बात बता दी, क्योंकि इस तरह बचपन में एक आसेब ज़दा घर में जाने की वजह से वो जिन्नात मेरे पीछे पड़ गया था। वो सिर्फ मुझे ही दिखाई देता है, मेरे घर वालों को नहीं। जब मैं छोटी थी तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती थी, लेकिन वो मुझे हर जगह दिखाई देता था। फिर जब मैं जवान हुई तो आहिस्ता आहिस्ता वो मुझ पर हावी होता चला गया। न सिर्फ मुझे रात को अपने बिस्तर के पास, बल्कि हर जगह पर वो नजर आता है। धीरे धीरे मेरे घर वाले ये बात जान गए थे। फिर जब मैं रात को उसे अपने सामने देखकर चीखें मारकर उठती तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पूरे खानदान को ये बात पता चल गई कि मेरे साथ कुछ अजीबोगरीब मामला है। फिर ये बात मुझे भी पता चल गई कि मुझे नजर आने वाली वो मखलूक एक जिन्नात है जो बचपन में ही मुझ पर आशिक हो गया था। मुझे अम्मी अब्बू आमिल के पास भी लेकर गए थे, लेकिन उसने यही हल बताया कि मेरी शादी होगी तो वो जिन्नात खुद ब खुद मेरा पीछा छोड़कर चला जाएगा। लेकिन सुहाग रात में भी वो मेरे सामने आ गया, तभी तो मैं बुरी तरह से डर रही थी। मेरा शौहर ये बात सुनकर परेशान था। बड़ी हैरान सी बात लग रही है। वैसे तुम परेशान मत हो, मुझे तुम हर हाल में कबूल हो। मैं तुम्हारा इलाज करवाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे तुम पहली नजर में ही बहुत अच्छी लगी थी। हकीकत बात तो ये है कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। अपने शौहर के मुंह से ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे लग रहा था कि जिंदगी की इस तकलीफ में मैं अकेली सफर नहीं कर रही, बल्कि वो भी मेरे साथ हैं, और मुझे पूरा यकीन था कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। लेकिन जिस दिन भी मैं तैयार होकर बाहर निकलती, अचानक ही वो किसी न किसी रूप में मेरे सामने आ जाता। कभी मेरी सास के रूप में तो कभी नंद के रूप में। चुपके से वो मुझे अपने साथ कमरे में ले जाता, और फिर जब उसका असल रूप मेरे सामने आता तो मैं चीखती हुई बाहर निकलती थी। फिर उस घर में तमाशे शुरू हो गए थे। सब लोग मेरे बारे में अजीबोगरीब बातें करने लगे। किसी को भी मेरी कैफियत मालूम नहीं थी कि बचपन से ही मेरे साथ क्या मामलात हैं। मेरी सास कहने लगी, अजीब लड़की है, हमने तो इसकी खूबसूरती की वजह से इसे पसंद किया था, लेकिन लगता है कि ये ज़हनी मरीज है, तुम इसे वापस इसकी माँ के घर छोड़ाओ। लेकिन मेरा शौहर कहने लगा कि ये वक्ती तौर पर बीमार है, बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, हमें इसका इलाज करवाना चाहिए, ये मसले का हल नहीं है। लेकिन मेरी नंदे मुझसे बहुत खौफजदा रहने लगी थी। उन्हें मुझ पर शक था कि शायद मैं किसी जादू या फिर साए के ज़ेरे असर हूँ। कभी कभार तो वो जिन्सात मेरे सामने मेरे शौहर के रूप में भी आ जाता। ढेरों तक मेरा हाथ पकड़कर मुझसे बातें करता। फिर बाद में मुझे पता चलता कि वो मेरा शौहर नहीं, बल्कि वो तो वही जिन्सात था। अब मैं अपने शौहर से कहने लगी कि इस घर में मेरा गुजारा बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं रोज रोज की शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऊपर से आपके घर वाले भी मुझसे तंग हैं, आप मुझे मेरे घर छोड़ दें। वो कहने लगे कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, परेशान मत हो। दूसरे दिन मुझे किसी बहुत बड़े दरवेश बाबा के पास लेकर जा रहे थे, जो दूर पहाड़ियों पर रहते थे। मेरी सास और नंदे तंजिया नजरों से मुझे देख रही थी। उन्हें लगता था कि मेरा इलाज किसी पागल खाने में है, क्योंकि मैं ऐसी ही हरकतें करती हूँ, जबकि मैं अपने शौहर के कहने पर उसके साथ जा रही थी। उसने मुझे कहा था कि तुम दरूद शरीफ पढ़ती रहो, वो बहुत ही बड़े दरवेश हैं, वो जरूर तुम्हारा इलाज करेंगे। ना सिर्फ मुझे तसल्ली देते, बल्कि जीने का हौसला भी देते थे। फिर मैं उसी दरवेश बाबा के पास चली आई।
मैंने देखा यहाँ लोगों का रश था। मेरे जैसे कई जवान लड़कियां, बच्चे, बूढ़े, हर कोई दम दरूद करवाने आया था। मैं भी एक कोने में सिमट कर बैठ गई और अपनी बारी का इंतजार करने लगी। लेकिन अचानक ही एक औरत चली आई और कहने लगी, दरवेश बाबा ने तुम्हें बुलाया है। मैं हैरान थी कि उन्होंने मुझे सबसे पहले क्यों बुला लिया, हालांकि मेरा नंबर तो सबसे आखिर में था। फिर मेरा शौहर सरगोशी में कहने लगा, मैंने तुम्हारी बात पहले से ही कर रखी थी, ये मेरे दादा के जानने वाले हैं। असल में हमारे खानदान में किसी और लड़की के साथ भी यही मसले मसाइल थे, इसलिए इनके पास हमारा आना जाना लगा रहता है। अब मैं सारी बात समझ गई थी। कोई कुव्वत थी जो मुझे दरवेश बाबा के पास जाने से रोक रही थी। लेकिन मैंने अपने शौहर के चेहरे की तरफ देखा। मैं उनकी खातिर अपना इलाज करवाना चाहती थी, क्योंकि मुझे अपने शौहर से मोहब्बत हो गई थी। जैसे ही मैं दरवेश बाबा के पास जाकर बैठी, अचानक ही उन्होंने अपना भारी हाथ मेरे सर पर रखा और कहने लगे, तेरा मसला तो मैं बगैर बताए ही समझ गया हूँ बेटी। मैं उस शरीर जिनसात से जरूर पूछूंगा कि उसने तुझे क्यों परेशान कर रखा है। मैंने सर झुका लिया था। तभी अचानक मुझे अपने पीछे एक भारी आवाज सुनाई दी। क्यों इस लड़की को इतने सालों से परेशान कर रखा है, इसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देता। वो भारी आवाज एकदम गुस्से में बदल गई थी। तभी वो चिल्लाते हुए कहने लगा, क्योंकि ये सिर्फ मेरी है, इस पर सिर्फ मेरा हक है, किसी इंसान का नहीं। इसने शादी तो कर ली है, लेकिन इसका निकाह सबसे पहले मुझसे हुआ है, ये मेरी बीवी है। तभी वो दरवेश बाबा कहने लगा, ये ख्याल अपने दिल से निकाल दे, ये एक आदमजाद लड़की है और किसी की बीवी भी, इसलिए तुझे इसे छोड़कर जाना ही होगा, वरना जिस तरह तेरे जैसे शरीर जिनसात को मैंने अपने पास कैद कर रखा है, इसी तरह तुझे भी कैद कर लूंगा। मेरी बात मान और वापस अपनी दुनिया में लौट जा। नहीं नहीं, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा, ये सिर्फ मेरी है। वो भी जिद्दी था और मुझे उसकी खौफनाक आवाजें अपने आसपास सुनाई दे रही थी। अचानक ही मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। तभी दरवेश बाबा ने जितने भी लोग आस्ताने में खड़े थे सबको बाहर जाने का कह दिया। सिर्फ मैं और मेरा शौहर ही आस्ताने में मौजूद थे। अचानक ही मैं अपने होशो हवास खो बैठी थी। मुझे सिर्फ दरवेश बाबा की आवाज आ रही थी, जो मुसलसल उस जिनसात से कह रहा था कि अब ये गलती ना कर। इतने सालों से तूने जो भी गलती की है मैं उससे माफ कर दूंगा, तुझे अपने पास कैद नहीं करूंगा, इसलिए अपने कबीले में वापस लौट जा और इस लड़की को परेशान करना बंद कर दे। तभी अचानक खामोशी छा गई। मैंने देखा एक काला साया सा मेरे सामने से गुजरकर दूर उस सुराख से गुजरता हुआ न जाने कहाँ चला गया था। मैं सिर्फ उस साए को देखते ही बेहोश हो गई थी। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। फिर काफी देर के बाद मुझे होश आया। अब मैं घर जाने की तैयारी कर रही थी। मेरे शौहर के चेहरे पर खुशी थी। फिर वो कहने लगा, दरवेश बाबा ने उस जिन्नात को तुमसे दूर हटा दिया है, वो कैद के खौफ से तुम्हारी जिंदगी से चला गया है। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं भी यकीनी से अपने शौहर को देख रही थी। खौफजदा लहजे में उससे कहने लगी, ऐसा नहीं हो सकता, वो इतनी आसानी से कैसे पीछा छोड़ सकता है, कहीं वो मुझसे बदला लेने ना आ जाए। तो मेरा शौहर कहने लगा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। दरवेश बाबा ने यकीन दिलाया है कि अब वो तुम्हारी जिंदगी में कभी लौट कर नहीं आएगा, इसलिए हम दोनों की जिंदगी अब बहुत पुरसकून गुजरेगी। फिर मैंने जैसे एक नई जिंदगी का आगाज कर दिया था। अपने घर के काम काज भी निपटाने लगी थी। मेरी सास और नंद भी मुझसे खुश दिखाई देने लगी। हर आते जाते के सामने मेरी तारीफ करती, क्योंकि मैं सबके सामने खामोश रहती थी। खामोशी से घर के काम काज करती और अपने शौहर से तो मुझे बेइंतहा मोहब्बत थी, क्योंकि उसकी वजह से मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। लेकिन असल खुशी तो मुझे जब हुई जब पता चला कि मैं हामला हूँ। मेरे शौहर को पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो उन्होंने बहुत बड़ी खैरात की थी। मैं भी हैरान थी कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी जल्दी ये खुशखबरी दे दी। अब जल्द ही मेरी जिंदगी मुकम्मल होने वाली थी। मेरे माजी में जो भी हालात थे मैं उनको मुकम्मल तौर पर फरामोश कर चुकी थी। ये सब उस दरवेश बाबा की वजह से हुआ था। अब मेरा शौहर और ससुराल वाले मेरा बहुत ख्याल रखते थे। अम्मी अब्बू भी मुझे 2-4 दिनों के लिए अपने साथ ले जाते। अम्मी खुश होती, कहने लगी कि जो काम हम इतने सालों से नहीं कर सके वो तुम्हारे शौहर ने कर दिखाया। बेशक वो एक नेक इंसान है, ये तो मैं भी जानती थी कि मेरा शौहर एक बहुत अच्छी फितरत का मालिक है, जिसने मेरा हर मौके पर साथ दिया था। फिर 9 महीने तक मैंने खूब आराम किया। घर वाले किसी काम को हाथ लगाने ही नहीं देते थे। सब कहते कि तुम सिर्फ आराम किया करो। फिर मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया।
मैं उसे देखकर हैरान थी क्योंकि वो बिल्कुल मेरे जैसी थी। उसकी सुनहरी आंखें, सुनहरे बाल, ऐसे लगता जैसे वो मेरा बचपन हो। मैं उसे पाकर मुकम्मल हो गई थी। अब वो बड़ी होती जा रही थी, लेकिन जैसे ही वो 3 साल की हुई, मैं एक बार फिर से हामला हो गई। अब की बार मैंने एक बेटे को जन्म दिया। यूं 2 बच्चों के बाद हमारी जिंदगी मुकम्मल हो गई थी। मैं अपनी बेटी और बेटे का बहुत ख्याल रखती, लेकिन अचानक ही मुझे अपनी बेटी के साथ कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। जब एक दिन शहर में लगे दरख्त के नीचे मैंने उसे खेलते देखा। वो अपने छोटे भाई के साथ छुपन छुपाई खेल रही थी। अचानक ही डर कर भागी और मुझसे लिपट गई। मुझे जैसे अपना माजी याद आया था। मैं बार बार उससे पूछ रही थी कि उसे क्या दिखाई दिया है, लेकिन वो इतनी छोटी थी कि ठीक तरह से कुछ बता ही नहीं पा रही थी। मैंने उसे खुद से लिपटा लिया था। मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा था। जैसे ही रात को मेरा शौहर ऑफिस से आया, मैंने उससे सारी बात बताई और कहने लगी कि मरियम के साथ आज एक अजीब वाक़या पेश आया। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। मेरा शौहर कहने लगा, वहम ना करो, बच्ची है, ऐसे ही डर गई होगी। लेकिन मैं अब उस पर खास तौर पर नजर रख रही थी। वो दोनों बहन भाई एक ही कमरे में सोते थे और मरियम 5 साल की हो चुकी थी। लेकिन एक दिन जब आधी रात को मैं उसे उसके कमरे में देखने गई तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। जब मैंने उसे जागते पाया, वो अपने बिस्तर पर बैठी किसी से मुस्कुरा मुस्कुरा कर बात कर रही थी। और हैरत की बात तो ये थी कि उसके सामने कोई भी नहीं था। ये देखकर तो मेरी चीख निकल गई थी। मैंने उसे जोरदार आवाज लगाई, मरियम, तुम किससे बातें कर रही हो? वो हैरत से मेरी शक्ल देख रही थी। तभी उसने उंगली से एक खाली जगह की तरफ इशारा किया जहां पर कोई भी नहीं था। ये देखकर मैं खौफ से काम कर रह गई। दूसरे दिन मैंने अपने शौहर से कहा कि हो ना हो वो जिनजात वापस लौट आया है और अब वो मेरी बेटी को परेशान कर रहा है। मैं मुसलसल रोई जा रही थी। फिर मेरा शौहर कहने लगा, अगर तुम्हें इस बात पर शक है तो हम उसी दरवेश बाबा के पास चलते हैं। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा माजी वापस लौट कर आए। जो कुछ मेरे साथ बचपन से लेकर जवानी तक हुआ था, जिस तरह की जिंदगी मैंने गुजारी थी, मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी मरियम भी ऐसी जिंदगी गुजारे। फिर उस दिन हम मरियम को लेकर दरवेश बाबा के पास पहुंच गए थे। गो कि वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन मुझे पहचान गए थे। फिर दरवेश बाबा ने मेरी बेटी को देखा और कहने लगे, वो शरीर जिनसात सिर्फ तुम्हारी खातिर तुम्हारी बेटी के पास रहता है, क्योंकि वो तुमसे कोई बात करना चाहता है। मैं चाहता हूँ कि अब तुम उसके रूबरू बात करो, ताकि वो हमेशा के लिए ना सिर्फ तुम्हारा बल्कि तुम्हारी बेटी का भी पीछा छोड़कर चला जाए। मैं सब खौफजदा हो गई थी, लेकिन मेरा शौहर कहने लगा कि दरवेश बाबा बिल्कुल ठीक कहते हैं, तुम्हें उससे पूछना चाहिए कि आखिर वो बार बार तुम्हारे सामने क्यों आता है। अब तो मैं बहुत बुरी तरह डर रही थी, लेकिन अपनी बेटी की खातिर ये सब कुछ करने को तैयार थी। फिर उस दिन मैं मरियम के साथ सो रही थी जब मैंने उसे जागते देखा। कमरे का पर्दा खुद ब खुद हिल रहा था। अचानक यहाँ से एक साया सा निकल कर आया। देखते ही देखते उसने एक इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली थी। मैं हैरान थी क्योंकि मेरी बेटी मरियम को भी वो साफ दिखाई दे रहा था। फिर वो उसकी तरफ इशारा करते हुए कहने लगी, अम्मी, यही है जो मुझे दिखाई देता है और जो मुझसे बातें करता है, ये मेरा दोस्त बन गया है। मैंने एकदम से ही मरियम के मुंह पर हाथ रख लिया था। मैं उससे कहने लगी कि तुम जाओ बाबा के पास। मैं आज इसे पूछना चाहती थी कि आखिर वो मेरी बेटी के सामने क्यों खुद को जाहिर कर रहा है। अच्छा होता अगर वो दरवेश बाबा इसे अपनी कैद में कर लेता। कम से कम मेरी और मेरी बेटी की इससे जान छूट जाती, तो मुझे यूं परेशानी का सामना ना करना पड़ता। तभी वो मुझे देखते हुए कहने लगा, मैं तुम्हारा आशिक जिनसात हूँ, इसलिए कभी कभार तुम्हें देखने के लिए यहाँ आता हूँ। लेकिन मुझे हैरत ये है कि तुम्हारी बेटी भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। यकीनन जवान होने के बाद वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी बन जाएगी। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए और रोते हुए कहने लगी, खुदा के लिए मेरा और मेरे बेटी का पीछा छोड़ दो। बड़ी मुश्किल से मेरी जिंदगी में खुशियां वापस लौटी हैं। मैं उन्हें किसी कीमत पर अब खोने नहीं दूंगी। मुझे रोते हुए देखकर वो कहने लगा, ठीक है, मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन कभी कभार तुम्हें देखने के लिए जरूर आऊंगा। ये कहने के साथ ही वो हमेशा के लिए मेरे सामने से गायब हो गया। पहली बार मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। न जाने क्यों मुझे उस जिनसात की आंखों में गहरे दुख की कैफियत नजर आई थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो सच में ही मुझसे इश्क करता था, क्योंकि मुझे उसकी आंखों में गहरे इश्क की झलक दिखाई दी थी। लेकिन मैं शुक्र अदा कर रही थी कि वो मेरा और मेरी बेटी का पीछा छोड़कर चला गया था।
मैं नहीं चाहती थी कि जो कुछ मेरी मासी में मेरे साथ हुआ है वो फिर से दोहराया जाए। मेरी बेटी भी इन सारे मामलात का सामना करे जो मेरे साथ पेश आए थे, और जो कुछ मैंने बर्दाश्त किया था वो मेरी मासूम बेटी को कभी बर्दाश्त ना करना पड़े। इसलिए मैं अब अपनी बेटी पर नजर रखने लगी थी। वो तेजी से जवान हो रही थी, गो कि अब जिंदगी में सुकून था। हमारे घर में खुशियों का बसेरा था, लेकिन फिर भी एक अजीब सा खौफ मुझे अपनी लपेट में ले लेता। मैं ये सोचकर खौफसदा रहती कि कहीं फिर से वो जिन्सात मेरी जिंदगी में वापस ना आ जाए, या फिर मेरी बेटी को जवान होता देखकर वो उससे मेरी जवानी की तस्वीर ना समझ ले, क्योंकि जिन्नात की उम्र तो 100 साल तक होती है और वो कभी भी किसी रूप में लौट कर आ सकता है। आज भी वो दिन मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं बचपन में अपनी सहेली के साथ उस दरख्त के नीचे खेल रही थी। पहली बार वो मुझे उसी दरख्त के पीछे दिखाई दिया था और फिर कई सालों तक वो मेरे सामने आता रहा। जब मैं छोटी थी तो ये बात नहीं समझ सकी थी कि वो कौन है और सिर्फ मुझे क्यों दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे जवान होने लगी मैं समझ गई कि ये एक जिन्नात है जो सिर्फ मुझे दिखाई देता है, क्योंकि वो मुझ पर आशिक हो गया था, मेरी सुनहरी आंखों पर। लेकिन अब मेरी जिंदगी में सुकून है और मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा अपने शौहर के साथ एक खूबसूरत जिंदगी गुजारूं। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं, तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।